नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद है लिटिल फ्लावर स्कूल की प्रधानाचार्य वंदना सिंह। तो आइए कुछ खास बातचीत करते हैं खास लोगों से। खास बातचीत तो देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन पर। वंदना सिंह को बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। दर्शक हमारे आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना सिंह। मेरी स्कूलिंग कानपुर से हुई है और मैं बाइलक बस्तिया पहुँची हूँ ड्यूरिंग कोविड। और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का सवाल है, मैं ट्रिपल एमए एंड बीएड हूँ। सीटेट एंड यूपी टेट ऑल द थिंग्स इज़ क्वालिफ़ाइड। और दरअसल ये सफ़र बहुत लंबा है, इसके बारे में धीरे-धीरे बातचीत करते शिक्षा के हैं। क्षेत्र में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया कि स्कूल में जाकर के हमको पढ़ाना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। बिल्कुल। दरअसल स्टार्टिंग से ही सबसे पहली बात तो मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने मुझे इतना, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मुझे इस लायक उन्होंने ही बनाया। मैं जब छोटी थी तो बचपन में ही पढ़ने का जज़्बा उन्होंने भरा मुझे अंदर। और धीरे-धीरे करके मेरी जो स्कूलिंग थी वो कानपुर से ही हुई है। कानपुर से थोड़ा स्टूडियस स्टूडेंट रही हूँ शुरू से ही। तो जब मैं 10th क्लास में थी, पहली ट्यूशन बच्चों की, तब मुझे आज याद है, ₹70 का पहला कोचिंग मैंने पढ़ाया था। और ऐसे धीरे-धीरे बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते, हाँ, ये कहूँगी कि शादी के पहले मैंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया। सिर्फ़ ट्यूशन्स लेती थी। मैरिज मेरी हुई 2004 में। उसके बाद मैं नॉर्मली हाउसवाइफ़ थी। मेरे अंदर कभी आया ही नहीं कि हाँ, मुझे जॉब करनी है या मुझे पढ़ना है या पढ़ाना है, कुछ भी नथिंग। एक दिन मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, स्टूडियस हो, फिर ये ब्रेक क्यों? तो तुम आगे तैयारी क्यों नहीं करती हो? अच्छा, दोनों चीज़ों को मेंटेन करना, क्योंकि जैसे हमारी जो सोसाइटी है, ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी है, थोड़ा-सा औरतों के मामले में, लेडीज़ों के मामले में उसका वही दकियानूसी बातें होती हैं। तो थोड़ा-सा मैं हिचकिचाई, नहीं ठीक है पापा, कोई बात नहीं। कहे नहीं, फॉर्म भरो बीएड का, बीटीसी जो भी तुम्हारी इच्छा हो करो, हम पढ़ाएँगे, कोचिंग कराएँगे तुम्हें, कुछ तो करो। ठीक है, मैंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ, फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने फिर अगली बार नहीं किया। फिर डाँट पड़ी घर में, फिर दोबारा मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठाया गया, फिर क्वालीफाई हो गया। और फिर उन्हीं की वजह से मैं उस क्षेत्र में दोबारा गई, मैंने बीएड किया। यानी आफ्टर मैरिज 2 इयर्स आफ्टर मैरिज मैंने बीएड स्टार्ट किया अपना। और जब मैंने बीएड किया, फिर उसके बाद मैं कभी रुकी नहीं। उस समय शुरू हुआ संघर्ष, तो फिर चालू ही रहा, कभी मैं रुकी नहीं। आप पढ़ाई के क्षेत्र में इतनी आगे गई। पहले जो पढ़ाई का जो वो टाइम था, बहुत ही कम, मतलब पढ़ाई में बच्चों का ये भी देखा जाता है कि मन नहीं लगता ये सब। लेकिन आपके अंदर ये सब चीज़ें कैसे है? क्या आप पढ़ाई में बहुत तेज़ थी क्या? अब इसका आंसर मैं क्या दूँ? बस माँ सरस्वती की कृपा है। एक नॉर्मल मिडियम क्लास फैमिली से थी। बस मेरे अंदर एक डर था। जैसे कि मिडियम क्लास फैमिली से थी, पापा का कहना था फ़ेल होगी तो बैठा दूँगा घर पे। होगी, जिस दिन फ़ेल होगी शादी करा दूँगा। वो डर मेरे अंदर, वो मुझे सोने नहीं देता था। नहीं, मुझे तो कुछ पढ़ना है मुझे। और मैं जानती थी अगर मैं घर पे बैठ गई, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो मैं चाहती हूँ। मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया जब ये डॉक्टर वाला मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन फिर जब ट्यूशन्स वगैरह लेती रही, तो एक टीचर बनने का जज़्बा, क्योंकि मैं जानती हूँ टीचरों को सम्मान बहुत मिलता है। बचपन से ही मुझे जब 10th में मैंने बताया ना पहली ट्यूशन ली, तो जब मैं घर पे बच्चे आते थे या कभी पेरेंट्स मिले, तो बहुत अच्छे से इज़्ज़त देना, सम्मान देना। तो मैंने देखा कि या तो डॉक्टर को इज़्ज़त सम्मान मिलता है और या तो फिर शिक्षक। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर डॉक्टर जन्म देता है, तो शिक्षक उस व्यक्ति को बनाता है, उसका जीवन बनाता है। दोनों का एक बहुत बड़ा संबंध है। डॉक्टर जन्म देता है बच्चों को, उनके उनके अकॉर्डिंग करता है, जैसे गायनी होती हैं, उनके कारण बच्चों का जन्म होता है। और शिक्षक क्या करता है? शिक्षक उसको गढ़-गढ़ के, उसको जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी से बर्तन बनाता है, ऐसे शिक्षक करता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इज़्ज़त सम्मान अगर चाहिए, तो फिर इस क्षेत्र में जाना चाहिए। और तब तो फिर आप डॉक्टर क्यों नहीं बन पाई मैम?
डॉक्टर ना बनने का एक रीज़न था, जैसे कि पहले बताया मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, तो वो मुहैया नहीं हो पाई मेरे फादर के द्वारा, थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से। मेडिकल की पढ़ाई आप जानते हो कितनी महँगी है, द जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। आपके फादर क्या करते थे मैम? मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते थे, सहारा इंडिया में बिज़नेस करते थे। फिर एक फैक्ट्री है, उसमें भी उन्होंने एक मैनेजमेंट मैनेजर के रूप में काम किया। लेकिन प्राइवेट 4-4 बच्चों को पालना, वो भी शहर में रह के उनको पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, इट इज़ वेरी टफ टास्क। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो सफलताएँ उसको अवश्य प्राप्त होती हैं, लेकिन उसके पहले असफलताओं से भी वो रास्तों से गुज़र जा चुका होता है। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 2007 में मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद जब एक बार बाहर की दुनिया इंसान देख लेता है तो घर में रुकने का मन नहीं करता है। ख़ासकर जब ऐसे जॉइंट फैमिली में रहना और बाहर निकल के फिर बीएड करना, बाहर की दुनिया देखना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हमारी एक फ्रेंड थी, उसके साथ हमने कहा नहीं प्राइवेट स्कूल ही जॉइन कर लेते हैं, आखिर नहीं तो बीएड करने का क्या फ़ायदा? इतना पैसा खर्च हुआ है, 60-70 हज़ार रुपए लगे हैं बीएड करने में। तो वही सोच फिर ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ हमने रिज़्यूमे नहीं डाला होगा, छोटे-मोटे जो कि अपनी फ्रेंड के साथ गई और फॉर्च्यूनेटली मुझे मिला भी, अपॉर्च्युनिटी मिली स्कूल काकादेव का बीएसएस इंटर कॉलेज है। वहाँ मुझे अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिली, फर्स्ट टाइम मैं सिलेक्ट हो गई विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी मतलब रिटन इंटरव्यू और सारी चीज़ें। बहुत अच्छा ईश्वर की कृपा रही और लेकिन फिर साल भर में ही पता नहीं क्या पारिवारिक दिक्कतें आईं, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। मतलब वो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मेरा संघर्ष चालू हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद था क्योंकि वो आरटी ऑफ़िस में थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, बहुत पैसा कमाते थे आरटी ऑफ़िस में जब जानते थे, पहले का समय था। और उनका कहीं न कहीं नहीं घर में रहो, मम्मी-पापा की को देखो, उनकी सेवा करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं औरतों की लाइफ़ में, जो कि उनका खुद का डिसीज़न नहीं काम आता है, फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ा उस समय। और लेकिन प तभी मैं रुकी नहीं, मैंने ठान ली थी मुझे रुकना नहीं है। छोड़ तो दिया मैंने उसमें, इन्होंने कहा कि सरकारी जॉब में ट्राई करो और गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है और प्राइवेट जॉब में सिर्फ़ पैसा कम मिलता है, काम ज़्यादा। हालाँकि ये ठीक है, सही है कि प्राइवेट जॉब में पैसा, लेकिन आपको अगर सीखने का जज़्बा है तो आपको प्राइवेट जॉब में ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि जितना आप प्राइवेट जॉब में अच्छा सीख सकते हो, सरकारी में नहीं सीख सकते हो। लेकिन आजकल देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी का ही चयन ज़्यादा करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकारी नौकरी का चयन पहले सही था, जैसे कि कहते थे पेंशन मिलती थी और सिक्योरिटी होती थी। पहले मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने और इन लोगों ने कहा, मतलब ग्रैंड जो इन-लॉज़ थे, तो उन्होंने यही कहा कि गवर्नमेंट जॉब करो बढ़िया है। लेकिन जो एक कहते नहीं है गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट ही, मैं किसी को अपोज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक वो एक्टिवनेस, अगर आपको एक्टिव बनना है, समाज में कुछ आगे बहुत अच्छा अपडेट करते रहना है, तो आपको सबसे पहले प्राइवेट में ही जाना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि आपको हर दिन अपने आप को एक नया बनाने का मौका मिलेगा, नया अपने आप को अपडेट करने का, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे ना, तो उस क्षेत्र में आप बने नहीं रह पाओगे। मैंने कहा ना, मैं रुकी नहीं, फिर अपडेट करने लगी अपने आप को। दरअसल मैंने फर्स्ट बीएड जब मैंने बीएड किया, उसके बाद जब पहले स्कूल में गई, मैंने वहाँ इंग्लिश पढ़ाया था बीएसएस इंटर कॉलेज में। लेकिन मेरे पास बीए में इंग्लिश नहीं थी, बीए में इंग्लिश की कोई डिग्री नहीं थी, एमए में इंग्लिश की कोई डिग्री नहीं थी, बट मैंने इंग्लिश पढ़ाया था, सिर्फ़ मैं 12th तक इंग्लिश पढ़ी थी उस समय तक का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने कहा नहीं, पहले अपने आप को और अपडेट करना है। मैंने कहा अपडेशन बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट नौकरी ने मुझे सिखाया कि अपडेट रहिए। फिर मैंने एमए इंग्लिश का फॉर्म डाला, प्राइवेट फॉर्म डाला और फर्स्ट क्लास मैंने उसको क्वालीफाई भी किया, इंग्लिश से एमए किया मैंने। फिर मेरे गाइड थे, बीएड में मिले थे। मैंने एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को, मैंने पीएचडी, मुझे डॉक्टर, जैसे मैंने बताया था ना मेरे बचपन का सपना था, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, डॉक्टर नहीं बन पाई तो डॉक्टर की अपनी उपाधि तो ले लूँ। तो मैंने पीएचडी भी पीएचडी का भी एंट्रेंस फॉर्म डाला। फिर से वही संघर्ष, फिर क्योंकि उसमें था मेरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी का वो आया था
फॉर्म वॉर्म फिल हो गया था, सारी चीज़ें। बट उसमें ये था कि आपको 3 मंथ्स कम से कम रेगुलर रहना पड़ेगा वहाँ पे। अब बुंदेलखंड डेली कानपुर से बुंदेलखंड आना-जाना दैट इज़ नॉट वेरी ईज़ी टास्क। हस्बैंड भी बाहर रहते थे और इन-लॉज़ में कोई इतना वो नहीं था कि सपोर्ट कर सके कि मुझे वहाँ ले जाके मेरे साथ रहे या कुछ ऐसा मेरा इतना वो करे। मुझे ड्रॉप करना पड़ा, पैसे भी बर्बाद गए और मेरा वो सपना भी उस समय अधूरा। लेकिन हाँ, मौका अगर लाइफ़ में मिला तो वो डॉक्टर की उपाधि मैं हासिल ज़रूर करूँगी। डॉक्टर वंदना सिंह बनना है मुझे। यानी आप डॉक्टर बन के ही दम लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जज़्बा है। अगर आगे मुझे कहीं जाना है, सब कुछ मिला है लाइफ़ में संघर्षों के थ्रू मिला है। बस ये बीज मेरी माँ ने बोया था बचपन से ही। उनका ये मानना था कि एक लड़की को समाज में हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़। कभी ऐसा टफ़ टाइम हो, तो रुके नहीं, किसी का मुँह ना देखे। अब पता नहीं उन्हें मालूम था कि हमारी बेटी को आगे संघर्ष करना पड़ेगा, टफ़ टाइम आ सकता है, जो भी है। लेकिन उनका ये मैं हमेशा उनके लिए वो रहूँगी। जहाँ भी वो हैं, मुझे ऐसे देख रही होंगी, आज खुश होंगी मुझे देख के। मैम, हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप डॉक्टर बनने का जो जज़्बा है, आपकी माँ ने बचपन से ही बो दिया था। लेकिन मैम कहीं न कहीं यही देखा जाता है कि भगवान के बाद डॉक्टर को ही भगवान माना जाता है। लेकिन वो मरीज़ को जब देखते हैं, फ़ीस लेते हैं, तो ऐसे में उनको कैसे भगवान कहा जा सकता है? नहीं, नहीं, देखिए, कहते हैं ना, एक कहावत भी तो है, घोड़ा घास से दोस्ती करके खाएगा क्या? जब उनका प्रोफ़ेशन है, तो पैसा तो लेंगे ही लेंगे। पैसा ठीक है, सभी डॉक्टर हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं लेंगे तो रोज़ी-रोटी कैसे? हाँ, उतना ही लीजिए जितना कि सामने वाला एक मतलब अफ़ोर्ड कर सके। इतना ना हो कि हाँ, सामने वाले को प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना-अपना प्रोफ़ेशन होता है। हम किसी प्रोफ़ेशन को यहाँ गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा भी सपना था, हो सकता है आज मैं डॉक्टर होती आपके सामने। मैम, आप एक अध्यापिका हैं और आप एक सफल अध्यापिका हैं, तो आपके जीवन में माँ-बाप का भी योगदान रहा, आपने बताया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और माता-पिता को भी संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, वो क्या करें? बिल्कुल, जैसे कि अभी भी हमारा समाज स्त्री सत्तात्मक नहीं होके ये पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक नहीं है। हमेशा स्त्रियों को यहाँ अभी भी नीचा देखा। हालाँकि लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मेंटालिटी आज भी है कि औरतें आपके पुरुष समाज से नीचे ही हैं, ऊपर अभी तक नहीं गई हैं। देखने को मिलता है, शहरों में थोड़ा-सा माहौल बदला है, बट अभी भी रूरल एरियाज़ में नहीं बदला है, क्योंकि मैं जैसे प्रिंसिपल हूँ, बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं ठीक है बेटे को तो पढ़ा लेंगे, लेकिन बेटियों के लिए क्यों भाई? बेटियाँ ऐसा क्या है? क्या उन्होंने तकलीफ़ मतलब आप ही की वो है ना संतान, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसकी क्या गलती है कि वो बेटी बने? मैं तो नहीं मानती ऐसा, मैं भी एक बेटी थी और मैंने कहा ना, जहाँ मेरी माँ भी मेरी बेटी ही कहीं रही होंगी और आज वो जहाँ भी हैं देख रही होंगी कि हाँ, मैं खुश हूँ। बहुत मतलब अपने इस प्रोफ़ेशन से बहुत खुश हूँ और मैं जितने भी पेरेंट्स आते हैं, उनसे भी यही कहती हूँ, नहीं, आप इनको इस समाज में बढ़ने का मौका दीजिए। और पुरुष एक परिवार बनाता है, लेकिन एक स्त्री एक समाज बनाती है। क्यों? क्योंकि वही एक परिवार स्त्रियों के बिना नहीं संभव है। और उसी परिवार से एक राष्ट्र बनता है। तो जब वो एक स्त्री शिक्षित होती है, तो एक समाज शिक्षित होता है। और इसीलिए लड़कियों को शिक्षा लेना और उनको जागरूक करना, उनको समाज में शिक्षा फैलाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, शहर में तो लड़कियाँ अब अधिकतर जागरूक हो जा रहे हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हैं शहर में, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने बताया ना कि अभी भी जो लोगों की सोच है, दकियानूसी सोच है। अरे लड़कियाँ हैं, ठीक है, शादी हो जाएगी, घर ही जाना है, क्या करना है, हाई स्कूल इंटर पास। और ये सोच उन लड़कियों के अंदर भी भरी है। मैं उन लड़कियों को भी डेली कहती हूँ कि बेटा क्या लाइफ़ है? क्या वही तुम्हें चौका बर्तन करना है? अपना कुछ ऐसा बनो कि खुद डिसीज़न ले सको। और मेरे हिसाब से कि जब तक आप खुद सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हो, तब तक आप इंसान नहीं हो। क्या ही है फिर तो, जानवर और उसमें फ़र्क ही क्या है? हम नहीं मानते जब तक आप इतना फ्री हैं कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हमें ये खाना है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पहनना है, मुझे ये पसंद है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये चीज़ें करनी हैं, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। आज हमारा फ़ैसला हमारा अपना होता है। क्यों? क्योंकि आज हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो मैं सभी लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अपने अंदर वो जो बीज बोएँ,
वो बीज बोए आज़ादी का। आज़ादी इन द सेंस ये नहीं कि आप अगेंस्ट हो जाओ अपने पेरेंट्स के। आज़ादी इन द सेंस विचारों की आज़ादी। विचार, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाओ, आपके अंदर जो क्वालिटी हो उसमें आगे जाओ। ये सारी चीज़ें मैं उनको देना चाहूँगी। और हाँ, माँ-बाप या इन-लॉज़ से, मान लीजिए कोई लड़की अपने घर नहीं पढ़ पाती, उसका सपना होता है ठीक है मेरी फैमिली, हम आगे जाएँगे। बहुत लड़कियों की जल्दी शादी होती है। मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब कितनी उम्र में हुआ था मैम आपका? लगभग मैं 20 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या है, शादी कब हुई। आजकल देखते हैं लड़कियां शादी को बड़ा एंजॉय करती हैं, बट हम लोग क्या था कि बस माँ बाप ने वो कर दिया और ठीक है शादी हो गई, अब उस निभाना है। ये हमारे समाज की मेंटेलिटी है और ठीक है, सब कुछ सही था। कोई ऐसा नहीं, माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है ठीक है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि उन्हें अपना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आज मैं जो फैसला करती हूँ, हाँ, मैं पूछती ज़रूर हूँ कि हाँ, मेरे सास-ससुर हैं, पति-देव हैं, सबसे पूछूँगी। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं फैसला मेरा भी रहता है, बिना मेरे फैसले के नहीं होता है। तो इ इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे इस लायक उन्होंने बनाया। मैम आजकल देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं। हम किसी को कह नहीं रहे, लेकिन आए दिन देखा जाता है। तो जैसे बच्चे को पसंद है आर्ट लेने का, पेरेंट्स कहते हैं मैथ लो। तो वो अपने प्रतिभा को निखारे कि पेरेंट्स की बात माने? यहाँ मैं उन पेरेंट्स को, अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि समाज बदल चुका है, किसी भी चीज़ को थोपा नहीं जा सकता किसी भी के ऊपर। अभी मेरे ही स्कूल का एक बच्चा है 11th क्लास का, जैसे स्ट्रीम चेंज होती है, तो मैंने वो बच्चा बहुत थोड़ा-सा एग्रेसिव टाइप का है, नाम नहीं लूँगी मैं। लेकिन वो बच्चा ह्यूमैनिटी से पढ़ना चाहता था, बट उसके पे ह्यूमैनिटी मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें। उसने कहा कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट है। बट उस उनके पेरेंट्स का वही कहते हैं ना, दकियानुसी विचार। उनके पेरेंट्स का कहना था, नहीं, आप मैथ्स लो, साइंस लो, चाहे फेल हो जाओ, मुझे मंज़ूर है। तो ये विचार है अभी भी इस समाज में। तो सीबीएसई इतना अभी सीबीएसई के वेबिनार होते रहते हैं, सीबीएसई के सर्कुलर आते रहते हैं, वो हमेशा बताती है कि नहीं भई, बच्चों के जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए। उनका जो भी होगा, जो थॉट होने चाहिए, वो मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड होने चाहिए, ना कि किसी को हम थोप सकते हैं। इसीलिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट की बातें करती है, उनके एक्टिविटीज़ की बातें करती है, उनके व्यक्तित्व को निखारने की बातें करती है। तो हम किसी भी विचार को थोप नहीं सकते, और किसी पे भी नहीं थोपना चाहिए। ये सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटिव चीज़ नहीं है, किसी भी विचार को थोपना नहीं चाहिए। हर इंसान को, जैसे हम उस एज से गुजरे हुए हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या, जब मेरे माँ-बाप हमको मना करते थे ये चीज़ें नहीं, हाँ, बच्चों का भी ये वो करना है कि जो चीज़, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसमें कर रहे हैं, तो आपका उसका अच्छा-बुरा आपको कम से कम वो माँ-बाप को दोष तो नहीं देगा आगे चल के कि नहीं, अगर हमने ये चूज़ नहीं किया, मैं फेल हो गया, आप मैथ्स में मान लीजिए मैं फेल हो गया, तो कम आपके ऊपर तो दोष देगा, माँ-बाप को ही तो दोष देगा। आज वो उसकी चॉइस है, आज वो उसकी चॉइस है, उसके अपने अकॉर्डिंग करने दीजिए। जहाँ तक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उन्हें जब आज़ादी देंगे ना, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन थोपने की ज़रूरत नहीं है। आप समय-समय पर उनको गाइड करते रहिए। लेकिन आज़ादी में बच्चा बिगड़ भी तो सकता है। हाँ, मानते हैं। वही मैंने एक शब्द और जोड़ा ना, उनको गाइड करते रहिए। थोपना एक अलग चीज़ है। जब आप फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ रहेंगे, तो बच्चे भी समझेंगे माँ-बाप कोई हमारे ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ सलाह दे रहे हैं। ठीक है, 1, 2 बार, 3 बार, अगर बच्चे का इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट भी होता है एक बच्चे का। मान लीजिए एक बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी आर्ट इतनी अच्छी है कि वो उस क्षेत्र में अपना, आजकल तो हर क्षेत्र, इवन अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। आप अच्छी आर्ट आती हो, आप उसमें भी अच्छा करियर बना सकते हैं। आपको खेलना आता है, तो आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने ही अपना करियर हाई स्कूल करके ही उन्होंने अपना करियर बनाया था। तो हम किसी क्षेत्र को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। मैम आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जब बच्चे फेल हो जाते हैं, जैसे बड़े-बड़े कॉलेज में गए, एडमिशन कराएँ और वहाँ से रिजल्ट नेगेटिव आ गया, माँ-बाप को मुँह क्या आप दिखाएँगे? तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इस स्थिति में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे मैं दोनों को, चाहे वो बच्चा हो और चाहे माता-पिता हों, दोनों को संदेश देना चाहूँगी। पहले तो सबसे पहले बच्चों के लिए। देखिए, हम हमेशा हर सफलता के पीछे असफलताएँ बहुत होती हैं। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, हम बच्चों को हमेशा पढ़ाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट थे। 1200 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो
ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम हर बार असफल होंगे, कितनी बार असफल होंगे? कभी ना कभी तो हम सफल होंगे ना। तो एक बार असफल क्या ज़िंदगी में नहीं असफल हुए ना, हम चीज़ों में तो हम हर असफलता से कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हैं। जो 12 से एक्सपेरिमेंट थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे, उससे हर बार उसने कुछ नई चीज़ सीखी थी और हर सीख से एक नया इन्वेंशन होता है। अच्छा, जब बच्चा फेल होता है, उस समय उस स्थिति में बच्चे को क्या करना चाहिए? फिर से उतनी ही ताकत के साथ, उतने ही ऊर्जा के साथ, उतनी एनर्जी के साथ उसे फिर से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है। फेलियर उसको उससे उससे सीख लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फेल हो गया तो फिर अब ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, नहीं। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, उसको चलती रहती है, वो चलते मैम, आप रहता भी है। फेल हुई हैं कभी? ईश्वर की दया से तो अभी नहीं फेल हुई हूँ, ऐसा मौका ही नहीं आया और शायद इसीलिए आज यहाँ हूँ, क्योंकि अगर फेल होती, मैंने बताया ना कि मुझे डर था कि मेरे पापा मेरी शादी कर देंगे लेकिन हालाँकि जल्दी एज में हो गई, लेकिन ये था कि कभी फेल नहीं हुई, वो तो एक रिचुअल है, होना ही था, लेकिन कभी मैम, फेल आप नहीं एक हुई मेरे। सफल अध्यापिका हैं। आपने बहुत सारी सफलताएँ प्राप्त की, जैसा कि आपने हमको बताया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपके आगे के इरादे क्या हैं? कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? आगे के इरादे दरअसल अभी मैं जैसे कि मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ, मुझे थोड़ा-सा लिखने का भी शौक था। मैं बचपन से ही थोड़ा कभी कोई इंसिडेंस अगर मेरे साथ होता था, उसको अपने डायरी में उतार लेती थी। टाइम ना होने की वजह से डेली तो नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन कभी भी आज भी जब मैं कभी थोड़ा-सा डिप्रेस होंगी या कभी कुछ बहुत खुश हो जाऊँगी, तो उस चीज़ को मैं डायरी में उतार लेती हूँ अपने। तो मैं चाहूँगी कभी अगर मौका मिला आगे, अभी तो फ़िलहाल करियर है, करियर के बीच-बीच में मैं थोड़ा बहुत लिखती रहती हूँ, कुछ आर्टिकल मैंने लिख के अपने पास रखे भी हैं पीडीएफ के रूप में। तो कभी लाइफ़ में मौका मिला तो मैं लिखने का काम सबसे पहले करूँगी और दूसरी चीज़ है, मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहा ना कि बच्चों को मोटिवेट करना या समाज में किसी को रिलेटिव में कोई बहुत ज़्यादा उदास है या परेशान है, उसको मोटिवेट करना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मौका मिला तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना ज़रूर चाहूँगी और पब्लिक स्पीकिंग करूँगी। और डॉक्टर? डॉक्टर वाला तो सपना मैं मुझे पूरा करना है, वो डॉक्टर की उपाधि लेनी है, चाहे पीएचडी मैं बुढ़ापे में करूँ, क्या हुआ? तो ठीक है, मैं इंटरव्यू लेने ज़रूर आऊँगा आपका। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू मैम, आप सर। लिटिल फ्लावर स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। आप अध्यापक से प्रधानाध्यापिका कैसे बनी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दरअसल जैसे कि हमारी लाइफ में एक बहुत हार्ड टाइम आया, कोविड-19 शायद आज हम उसको भूल भी नहीं सकते। तो उस समय क्या हुआ था सबसे ज़्यादा अगर किसी को कष्ट हुआ था, टीचरों को हुआ था। तब मैं टीचर ही थी। तो उसी समय मैंने कानपुर में ही तब मैं थी। तो ऑनलाइन स्टडीज़ का उस समय बोलबाला हुआ, क्योंकि बाहर निकलना नहीं था, एक-दूसरे को टच नहीं करना था, समाज एक अछूतों की तरह हो गया था। इवन आपका कोई अपना रिश्तेदार मर रहा हो लेकिन आप उसको देखने नहीं जा सकते थे, इस तरह का समाज हो गया था। ईश्वर ने बहुत कुछ दिखाया है हम लोग को। तो उस समय बहुत प्राइवेट स्कूलों ने टीचर्स को फायर कर दिया था, उसमें से एक मैं भी थी। क्योंकि और फायर वही किए जाते थे जिनकी सैलरी बहुत हाई होती थी। छोटे-मोटे टीचर्स से ही 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़वा लिए जाते थे और अच्छे टीचर्स को जो वैसे होते थे फायर किया जाता था। उस समय मैं डिप्रेशन में गई थोड़ा-सा। फिर मुझे यहाँ बस्ती के एक स्कूल है, उसमें ऑनलाइन टीचिंग का मौका मिला। मैंने वो किया, जॉइन किया उसको। ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन अच्छा रहा, ईश्वर की दुआ से मतलब माँ सरस्वती की बहुत कृपा है। मैंने वीडियो बना के भेजा अपनी टीचिंग का, उन्हें पसंद आया, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। 2-3 महीने मैंने वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग की, लेकिन जब ये हुआ कि स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप आइए, मैं आपका अभी तो मैं 50% सैलरी पे ही रखूँगा और लेकिन आपको यहाँ मौके बहुत मिलेंगे। तो इंसिस्ट किया अपने हस्बैंड को कि क्या करें, चलना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन है और थोड़ा मुझे चेंज भी चाहिए था, क्योंकि कानपुर में बचपन से ही रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा-सा चेंज भी होगा। हस्बैंड तैयार हुए, आई, क्योंकि यहाँ कैंपस में रहना था इसलिए तैयार हो गए कि कैंपस में थोड़ा-सा लेडीज़ों के लिए कभी मैं बाहर नहीं निकली थी। जब मैं कानपुर छोड़ रही थी मेरी आँखों में आँसू थे। मैं महाकाल गई थी दर्शन करने, मैंने कहा बाबा मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारे उसका होना चाहिए, मेरे लिए जो अच्छा हो वही करना, अगर नहीं अच्छा होगा तो मुझे वापस भेज देना, नहीं तो मुझे वहाँ रखना। हालाँकि वो सफ़र बड़ा ही स्ट्रगलफुल था मेरे लिए, बस्ती आना एक बड़े शहर से छोटे शहर में आना।
कुछ दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अगर लाइफ ने मौका दिया है तो कुछ अलग करना है। वहाँ आई, हालाँकि मेरा काम सबको बहुत पसंद आया। मैं शुरू से एक क्वालिटी मेरे अंदर बहुत अच्छी रही है कि मैं चींटियों को, आपने देखा है कभी? चींटियाँ जी हमेशा जी। वर्क करती रहती हैं लाइन में बना के, तो 2 चीज़ मेरे अंदर बहुत है, एक डिसिप्लिन और एक हार्ड वर्किंग। तो ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। तो मेरे काम को देख के उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर, फिर एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद वहाँ पे मुझे प्रिंसिपलशिप का मौका मिला उस स्कूल में मुझे। और फिर शायद वो बस्ती का ऐसा स्कूल है जहाँ पे कुछ दिन तो काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। काम करेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपके काम करने के बाद जब आप सैलरी देना वो बंद कर देते हैं, और सैलरी देंगे टुकड़ों में 2000, 4000, 6000। तो जो इतनी दूर से शहर से यहाँ आया है, तो यहाँ तो खाने के लिए सिर्फ बैठा नहीं रहेगा, उसके भी अपने ड्रीम होते हैं, कुछ सपने होते हैं। तो मैंने धीरे से वहाँ पे रेजिग्नेशन 3 मंथ्स बिफोर दे दिया। जब उन्होंने देखा कि ये रेजिग्नेशन दे रही हैं, तो उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी। हालाँकि मैंने अपना काम पूरा किया, उनको ये मैसेज देने के लिए कि आप भले अपनी चीज़ों के लिए ईमानदार नहीं हो, लेकिन मैं अपने प्रोफ़ेशन के लिए उतनी ही ईमानदार आज भी हूँ। मैंने पूरा उनका वर्क करके और 3 महीने पहले रेजिग्नेशन दिया, और मैंने सेम डेट पे, जिस दिन मेरा वो था कि रेजिग्नेशन का लास्ट दिन था, उस दिन मैंने ड्रॉप कर दिया। नहीं मिली सैलरी, ठीक है, उसमें वो भी अमीर बन जाए, हमारी किस्मत, नहीं मिली कोई बात नहीं। फिर मैं आई लिटिल फ्लावर स्कूल, बहुत ही बस्ती का नामी स्कूल है और बहुत ही फ़ेमस स्कूल है, और फ़ेमस इसलिए नहीं है कि इसका नाम लिटिल फ्लावर है, फ़ेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर, पूरी टीम है, जो हमारे मैनेजर सर हैं, डायरेक्टर मैम हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो लोग इतने फ़ैमिलियर हैं और उतना ही काम करते हैं। यानी आपके काम के समय सिर्फ काम, और जब आपका पर्सनल वो हो तो पर्सनल। ये उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे। और दूसरी चीज़ ये नहीं है कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या मैनेजर हैं तो हम काम नहीं करेंगे। वो भी तीनों लोग अपना प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर पूरा, जैसे कि एक टीचर स्कूल आता है मॉर्निंग में, ऐसे ये लोग भी स्कूल आते हैं, टिफ़िन लेके आते हैं, सारी चीज़ें, और बराबर एक चीज़ें बनाते हैं, एक सिस्टम बना रखा है, कैसे चीज़ें चलेंगी हर क्षेत्र में। उनका न ये यहाँ कैसे करना है, फिर ये टीचर्स को कैसे मैनेज करना है, फिर 4th क्लास को कैसे मैनेज करना है। मतलब हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है, कोई भी नया बंदा आएगा यहाँ पे काम करने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेहनती होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा 2 साल का यहाँ रहा है, और आई होप अगर कोई भी वो नहीं हुआ तो मैं हमेशा जीवन भर यहाँ पे बने रहना चाहूँगी। ईश्वर ने सब कुछ अच्छा रखा तो। मैम, अभी आपने बातों-बातों में ज़िक्र किया कि कोरोना काल में अध्यापक को सबसे ज़्यादा असुविधा हुई, सिर्फ़ अध्यापक को ही? देखिए, ठीक है, एक अध्यापक एक ऐसा प्रोफ़ेशन है ना, मैंने देखा, मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई, कई अध्यापक सब्ज़ी बेचते नज़र आए। ठेले पे नोएडा में, कानपुर में पानी बताशे का ठेला लगाते हुए नज़र आए। उस समय मोहल्ले-मोहल्ले में सब्ज़ी पहुँचाना, क्या कर सकता था? कहाँ की बात है मैम ये? ये कानपुर की मैं बात बता रही हूँ, कानपुर बड़े-बड़े शहरों की बात बता रही हूँ मैं। क्योंकि बस फल सब्जियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाती थीं, और ऐसा कोई भी काम नहीं था जो कि और प्रोफ़ेशन में ऑनलाइन टीचिंग बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। पेरेंट्स अपनी जगह रिजिड थे कि हम जब ऑनलाइन टीचिंग, भाई मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, 50% सैलरी से या मिलती थी या नहीं मिलती थी, लोग काम करते थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो फायर किए गए थे उनके पास तो अब कुछ भी काम नहीं था। फैक्ट ठीक है, फैक्ट्रियाँ कभी-कभी क्या होती थी, ऑनलाइन जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हैं ऑनलाइन वर्क करा लेते थे, लेकिन जो छोटे-मोटे स्कूल थे उनमें टीचर्स को तो सबसे ज़्यादा वो हो गया था। सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ये सारी समस्याएँ हैं। कोविड काल के समय में आपने ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड किया है। क्या स्कूल की जैसी शिक्षा मिल सकती है ऑनलाइन पर? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो स्कूली शिक्षा है, वो ऑनलाइन के थ्रू नहीं मिल सकती है। क्योंकि सिर्फ़ एक वो है कि जब क्लास में बच्चा बैठा होता है ना, तो एक उसको देख कर के
एक साइकोलॉजी होती है जो टीचर समझ जाता है कि वो बच्चे के मन में क्या चल रहा है इसमें, जो चीज़ें हमें ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं। भाई ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा अपना कैमरा बंद किया हो सकता है वो लेटा हो सकता है वो बैठा हो सकता है वो टीवी देख रहा हो, आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, क्या आप जान पाएँगे? आजकल सिस्टम बहुत सारा वो हो गया है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन, आखिर में अगर ऑनलाइन स्टडी इतनी होती तो बच्चे घर बैठ के अपना स्टडी कर रहे होते, स्कूलों का रास्ता बंद हो गया होता। आज भी हम सेम प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुके हैं। कोविड के बाद फिर से स्कूलों में वही हरियाली है बच्चों की। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो बच्चे ऑनलाइन ही स्टडी करते। और मैंने देखा है पिछले रिजल्ट में कुछ बच्चे ऑनलाइन को जिन्होंने अपनाया था, कहते हैं ना, दो नाव पे पैर रखने वाले हमेशा डूबते हैं, तो ये हुआ। और कई बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन भी पढ़ते थे और ऑफलाइन भी पढ़ते थे, वो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहे और वो फेल हुए। मतलब उतने अच्छे मार्क्स नहीं गेट कर पाए, फेल होना नहीं होंगे, उतने अच्छे जो उनसे उम्मीद की जा सकती थी उतना नहीं गेन कर पाए। तो मैं ऑनलाइन स्टडी को वो नहीं मैम, करूँगी। आप लिटिल फ्लावर स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। आपके स्कूल की विशेषताएँ क्या हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर हमारा स्कूल जो है, सबसे पहली चीज़ विशेषता है उसकी डिसिप्लिन। और जो एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन में है तो समझ लीजिए 50% उसका टास्क कंप्लीट है। मॉर्निंग में उठना, प्रॉपर तैयार होना, स्कूल आना, स्कूल में डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना, सबसे बड़ी विशेषता उसकी वो होती है, जो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन के कारण जाना जाता है हमारा स्कूल। दूसरी चीज़, हर चीज़ सिस्टम से चलती है, हर एक फैक्टर को देखा जाता है, हर एक चीज़ को, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि बच्चा आया स्कूल में सिलेबस हुआ पढ़ लिया जाए, बच्चे की डायरी चेक हुई कि नहीं, बच्चे का वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं, होमवर्क प्रॉपर सुना गया कि नहीं, हर चीज़ पे, यानी अ, ऐसा नहीं है। और फिर उसका पठन पाठन ठीक चल रहा है, उसके लिए समय समय पर पेरेंट्स से भी कांटेक्ट में, इवन मैं खुद प्रिंसिपल होकर भी मैं पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहती हूँ, टीचर्स उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चे का देख रेख बहुत अच्छे से होता है, उनके खेल कूद पठन पाठन हर चीज़ की जिम्मे, यानी कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अदर एक्टिविटीज़। अभी हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ था, अभी हमारे खेल कूद का आयोजन होने वाला है, कभी सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, कभी पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है, यानी कि हर क्षेत्र में उन पर ध्यान दिया जाता है। ये हमारे स्कूल की विशेषता है। बस्ती जिले में और भी स्कूल हैं हाई लेवल के, उसमें से आपका जो विद्यालय है किस तरीके से अलग है? बताया तो, इन सब चीज़ों में सबसे अलग है। विद्यालय हैं, ठीक है, एडमिशन करा लेते हैं कम पैसे में, ठीक है, आप आइए, आधी फीस माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, नीडी लोगों को वो दी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा स्कूल, मैं कहती हूँ कि बेस्ट है बस्ती में। सिर्फ़ यहाँ ये नहीं कि मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ काम बोलता है, सिर्फ़ काम। जो यहाँ टीचर जाता है, वो यहाँ के जो एक स्कूल है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, आँख बंद करके लोग चूज़ कर रहे हैं, वो लिटिल फ्लावर की स्कूल की टीचर है, इसलिए वो चूज़ कर ली जाती है विदाउट इंटरव्यू। तो ये हमारे स्कूल की विशेषता है, नाम से लोग वो करते हैं। मैम, आजकल देखा जा रहा है कि जब क्लास में जो पुस्तकें होते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, उसको अगले साल के लिए बदल दिया जाता है। क्या आपके स्कूल में भी ऐसा कुछ है? जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे हिंदी हो गई, इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पाठ्यक्रम लगभग सेम होता है। सीबीएसई का अगर कैसा कुछ ऐसा आता है, और 9 टू 12 तो एनसीईआरटी ही चलती है, तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। छोटे बच्चों की मोस्टली बुक्स, जहाँ पे लगता है कि नहीं उसमें नया वो आ गया है कि इसमें कुछ हर होता है ना अपडेशन, कुछ नया अपडेट अगर हमें बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है, तो हो जाती है, अदरवाइज़ सारी बुक्स नहीं चेंज होती हैं हमेशा। कुछ चीज़ें कुछ पुरानी भी रहती हैं, और कहीं नया पाठ्यक्रम अच्छा लगा कि उसका सिलेबस ज़्यादा अच्छा है, चेंज किया जाता है। मैम, आपके विद्यालय में एक चीज़ जानकारी और चाहिए उस विद्यालय से कि बस्ती एक छोटा शहर है और यहाँ पर आर्थिक स्थिति की बहुत तंगी है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है अपने बस्ती में। तो इस स्थिति में अगर कोई बच्चा या उसके माँ-बाप आपके स्कूल के दरवाजे पर आते हैं, तो क्या आप उन्हें एडमिशन उनको दिया जाएगा? बिल्कुल, ऐसा ऐसा नहीं है कि एक गरीब का बच्चा है तो नहीं पढ़ सकता। हाँ, उनके लिए हम थोड़ा-सा वो करते हैं कि भई कोई भी ये नीडी है, 50% फीस माफ़ कर दी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं। बच्ची पढ़ रही है, फादर की डेथ हो गई, अब हम उसे स्कूल से तो नहीं निकाल देंगे, हमारी मोरलिटी भी तो कुछ है, मानवता भी तो कुछ है। तो ऐसे बच्चों को हम फ्री में भी शिक्षा देते हैं। मैम, आप कानपुर से चल के बस्ती आके पढ़ा रही हैं। बस्ती में आपने क्या कुछ देखा? क्या आपको अच्छा लगा? कुछ कहना चाहेंगी हमारे बस्ती वासियों को? देखिए, बस्ती में आके बहुत कुछ मिला मुझे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस्ती में खराब ही है।
ठीक है, छोटा शहर है और छोटे शहर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें वो कर सके। लेकिन हाँ, बस्ती में सिर्फ़ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी-सी चीज़ें लोगों में जैसे भाषा का परिवर्तन होता है, तो भाषा थोड़ी-सी मुझे अ, अजीब लगी। हालाँकि मैं बताया तो मेरा जन्म स्थान बस्ती का ही है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे दिक्कत हुई भाषा वाली और कोई ऐसी ख़ास समस्या नहीं रही, सब कुछ ठीक था। हाँ, अगर एक-दूसरे में प्रेम बना रहे संबंधों का लोगों को, थोड़ी-सी कहना चाहूँगी कि एक प्रेम भाव नहीं है, कुछ कम है, जो हमारे कानपुर वासियों में ज़्यादा देखा जाता है। मैम, जाने से पहले हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों जैसे बस्ती भी हमारे देश का ही हिस्सा है। देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बस महिलाओं को हमेशा आगे की ओर बढ़ाते रहें और लड़कियों को हमेशा कभी माँ-बाप को यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपनी लड़कियों को कभी रोके नहीं, उनको आगे से आगे अगर उनके अंदर है वो कैपेबिलिटी, क्वालिटी है, तो उनको कभी रोके नहीं और स्त्री शिक्षा के लिए उनको अग्रसर करते रहें। दर्शकों, आपने सुना लिटिल फ्लावर स्कूल की प्रधानाचार्य वंदना सिंह को। तो हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और सही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। मैम, आप हमारे चैनल को के माध्यम से सारे सवालों का जवाब दें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।